नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता और इससे जुड़े 2 कानूनों के स्थान पर लाए गए भारतीय न्यायिक द्वितीय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक को राज्यसभा से पारित कर दिया गया है। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। नए कानूनों का उद्देश्य दंड के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करना है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयकों विधेयकों, भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक को संसद से पारित कर दिया गया। विधेयक पर राज्यसभा में गुरुवार को चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का एक हिस्सा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को बरकरार रखने की संविधान की गारंटी हमारे 140 करोड़ के देश को दी है। इसको भी परिपूर्ति करने का इस तीनों बिल के अंदर प्रयास किया गया है। ये कानूनों की आत्मा मान्यवर भारतीय है और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद से बनाए गए कानूनों से अब हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्न होगी। इसका मुझे बहुत गौरव है मान्यवर। तीनों विधेयकों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों को लेकर आज तक कानून नहीं बनाए गए। भारतीय न्याय संहिता में भी अब 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक अपराध मॉब लिंचिंग का है। हम पर आरोप करते थे कि आप मॉब लिंचिंग को प्रोटेक्ट करते हो, आपने तो कभी कानून बनाया नहीं, मगर हमने कानून बना दिया। मानव वध से बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता और इसको कठोरता के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून औपनिवेशिक शासन के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में जगह नहीं दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों को इस तरह तैयार किया गया है कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर इंसाफ मिले। देश के खिलाफ बोलोगे, देश के खिलाफ कुछ करोगे, देश के हितों को नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर दंड का प्रावधान इस कानून के अंदर है। डेमोक्रेसी का जो मूल विचार है, लोकतंत्र का जो विचार है, देश महान होता है, व्यक्ति महान नहीं होता है। मान्यवर, इसको इस कानून के माध्यम से हम ला रहे हैं। अपराध के लिए हमने एक नई अवधारणा, नई व्याख्या जोड़कर संगठित अपराध पर नकेल कसने का काम इस कानून के माध्यम से। जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, छोटे से गुनाह के लिए जेल में डालने का जो कंसेप्ट था अंग्रेजों का, गलती होती है मान्यवर। पहली बार कोई गलती करता है, दूसरी बार गलती करता है, जानबूझकर नहीं की रहा है, फिर भी गुनाह होता है। ऐसे लोगों के लिए जेल में पहुंचाने की जगह पछतावे के लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन हम इस कानून के ये तीन समाचार पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित हो गया और इस विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विधेयक गुलामी का मानसिकता को खत्म करने वाला विधेयक है। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी।
अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। गुरुवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दरबार में मत्था टेका और रामलला का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर को जो उनकी प्रस्तावित डेट है आने की, उस तारीख को यहाँ पर आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण भी करेंगे, एक जनसभा भी करने वाले हैं और अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आकर के यहाँ से एक नई ट्रेन दिल्ली के लिए देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के अयोध्या दुनिया का सुंदरतम नगर बने, अयोध्या फिर से अपने पुरातन अस्तित्व को प्राप्त कर सके, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, वह निरंतर उनके योजनाओं को और प्रदेश सरकार की योजनाओं को तेजी के साथ धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। जनपद संभल के पंसावा में स्थित पंडित राम प्रसाद शर्मा कृषक जनता इंटर कॉलेज के रजत जयंती वार्षिक उत्सव में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व में भारत का मान बढ़ा है। आज कोई बड़ी घटना हो जाए तो भारत के रुख का इंतजार रहता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत युगों युगों से विश्व गुरु रहा है और आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मनुष्य की असली डिग्री उसके संस्कार होते हैं। का भाव, आपस में प्रेम का भाव उनके अंदर रहे, यह भी अच्छी शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जो डिग्री हासिल करता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मात्र है, जबकि असली डिग्री अगर मैं कहूंगा तो उसके संस्कार होते हैं, उसके अंदर जो शिक्षा आती है वो शिक्षा होती है और वो उसके व्यवहार में झलकते हैं। प्राचीन काल में भारत में संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाता रहा है। विद्यार्थी को सबसे पहले कहते थे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एवं अतिथि देवो भव, इसकी शिक्षा दी जाती है ताकि वह उम्र भर अच्छाई के रास्ते पर चलकर एक मर्यादित इंसान बने। एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। देश के केरल राज्य में इसके मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखा जाए। कोविड को लेकर हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बलरामपुर के चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने बताया कि हमें इस वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जगह पर मास्क का प्रयोग करें। अगर किसी को किसी तरह का फ्लू या जुकाम जैसे लक्षण दिखते हैं तो अस्पताल से संपर्क करें। हम लोग को प्रिकॉशंस तो पूरे लेने शुरू कर देने चाहिए और कोविड के प्रिकॉशंस तो यूनिवर्सल हैं कि मास्क पहनना सबसे जरूरी है कि अब हम लोग कोई पब्लिक प्लेस में जाएं, स्पेशली वो क्लोज्ड हो पब्लिक प्लेस, जैसे ट्रेन्स हो या फ्लाइट्स हो या बसेस हो, तो हम लोग या अगर सिनेमा हॉल में जाएं या किसी शादी में जाएं तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। साथ ही साथ जितने हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं या लोग हैं, जैसे एल्डरली हैं या कैंसर से पीड़ित मरीज हैं या किडनी के पीड़ित मरीज हैं जो डायलिसिस, क्रॉनिक डायलिसिस में हैं,
तो इन पेशेंट्स को तो और भी ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए है। जनता को ये संदेश है कि जो JN1 वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन का है और वेरिएंट है, और WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वेरिएंट है, इसकी हाई स्प्रेडेबिलिटी है, इसीलिए केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इसके लक्षण जो है माइल्ड है, इसलिए मतलब कि उस तरह के एडमिशन होने के आसार कहीं दूर दूर तक नहीं है। और हमारी सरकार और हमारे साइंटिस्ट ने बहुत भरोसा दिया है कि जो हमने वैक्सीन्स लगाई हैं, और या कह लीजिए हमारे अंदर हाइब्रिड जो इम्यूनिटी आई है, मतलब इन्फेक्शन भी हुए और वैक्सीन भी लगी, और सेकेंड डोज थर्ड डोज तक भी लगी है, तो हम लोग पूरी तरह से अधिकतम मात्रा में सुरक्षित हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा इंटरनेशनल जॉर्जियन एल्यूमिनी मीट का 119वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा आज। इसमें विश्व भर के पूर्व छात्र उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम 22 दिसंबर को 11 बजे से शाम 3:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें कई विषयों पर गंभीर चर्चा होगी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन भी मिलेगा। जॉर्जियन एल्यूमिनी मीट अब की बार 12 साल के अंतराल के बाद में हो रही है। पिछली बार ये वर्ष 2011 में हुई थी, किंतु यदि आप देखेंगे तो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहला अवसर है अब तक के 119 साल में कि इंटरनेशनल जॉर्जियन एल्यूमिनी मीट को इसके सही मकसद के साथ में हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी के नेतृत्व में एक CME के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि कुछ वैज्ञानिक तथ्य, कुछ शोध के निष्कर्ष सामने निकल करके आए, जो चिकित्सा शिक्षा को एक नया आयाम दें, जो किसी भी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य नीति है उसको अग्रसर बनाने में अपनी भूमिका निर्धारित कर सकें। आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड झंझरी के ग्राम पंचायत इमरती विसेन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव में चौपाल लगाकर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने ग्रामीणों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास से लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी, PM किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री अनिल राजभर ने गाँव में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। वहीं शहीद आजम भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में मंडलीय खादी ग्रामोद्योग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रमुख जन कल्याणकारी और सरकारी योजनाओं की पात्र व्यक्तियों को संतृप्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि पूरे देश के अंदर हर ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों के हर वार्ड में, नगर में और नगर निगमों के हर वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा और मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पंचायतों में जा रही है, गांवों में जा रही है। और जिस तरह से किसान, नौजवान और हमारी माँ बहनें मोदी जी की गारंटी की गाड़ी का अभिनंदन कर रहे हैं, ये अद्भुत है। ये कार्यक्रम भी 15 जनवरी तक वैसे एक तारीख उसके लिए तय की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि खादी अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत मजबूत कड़ी है, इसको समृद्ध बनाना हम सबका दायित्व है। मैं देवीपाटन मंडल के सभी सम्मानित नागरिकों से, आप सबके चैनल के माध्यम से सभी आपके सम्मानित दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रदर्शनी में वो जरूर आवें और जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं उनका प्रोत्साहन करें, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें।
मथुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह ने लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने वंचितों के लिए सामाजिक सुरक्षा आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार, स्टार्टअप इंडिया के संबंध में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया गया। इस अवसर पर पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत को 2047 तक समृद्ध एवं विकसित भारत बनाने का है। जनता से किया हर वादा पूरा होगा, इस बात की गारंटी है। साल से ज्यादा है मथुरा में, वैसे हम यही रहते खूब जगह लाई, हमने जगह लेके नहीं वैसी खाली पड़ी हमारी जगह, वो हमने बनवाए हुए, मोदी जी की तरफ से बने हुए। हम पे बननी नहीं, हम तो बेलदारी करते और बेलदारी करके बच्चे ही पार सके, मकान ना बन सके। गरीब है, बेलदारी करते, तो मैं सब स्थिति बता रहे, बेलदारी करते और बेलदारी करके जब अपना मकान हमने मोदी जी ने पैसा दियो, जब हमने मकान बनायो, आज हम बढ़िया पक्के मकान में रहे। पहले मेरा कच्चा मकान था, उसमें बारिश में बहुत हमें परेशानियाँ आती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे पक्का मकान दिलवा दिया गया और उससे मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि हर ग्राम पंचायत तक, हर वार्ड तक इस यात्रा को पहुंचाया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से हम सब लोगों ने जो पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में हर एक व्यक्ति के लिए, गांव, गरीब किसान के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो उसको लाभ दिया है, उन सारी चीजों को हम हर एक व्यक्ति के बीच तक लेकर के जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न तरह के अलग अलग विभागों के कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कोई अगर लाभार्थी बचा हुआ है या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वहीं गांव में जाकर के, उसके पास में जाकर के, उसके घर पे जाकर के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। ये गारंटी की गाड़ी, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हम हर एक व्यक्ति तक, हर एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे हैं। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को प्रयागराज के करछना विधानसभा अंतर्गत ग्राम कौवा में लोक निर्माण विभाग की लगभग 47.43 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री जितिन प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जनता के हित व विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार कृत संकल्पित है। जितने स्टेट हाईवेज, मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट ओडीआर्स और विलेज रोड्स का काम 7 वर्षों में हुआ है 2017 के बाद। ये रिकॉर्ड है कि ये जब से योगी सरकार आई है, खास प्राथमिकताओं पे योजनाबद्ध तरीके से जो कनेक्टिविटी का दिया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से मुख्य बड़े शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है, रिंग रोड्स बनाई जा रही हैं, बाईपासेस बनाए जा रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल पे उत्तर प्रदेश को ले जाने की जो योजना है, एक नियोजित ढंग। आगे बढ़ते हैं। यमुना समूह के सदस्यों के लिए नमो घाट पर ही संगीत और नृत्य का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काशी के कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया तो वहीं तमिलनाडु के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने बताया कि उनके लिए काशी तमिल संगमम कितना उपयोगी साबित हो रहा है। काशी तमिल संगमम में पहला ग्रुप आया वो छात्रों का था, दूसरा ग्रुप अध्यापकों का, शिक्षकों का, और यहाँ पर नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, एकेडमिक सेशन चला और यहाँ पे छात्राएं भी हैं और अर्ध शिक्षक कह सकते हैं, अर्ध छात्र कह सकते हैं, क्योंकि ये बीएड और एमएड के विद्यार्थी हैं बसंता राजघाट के। आप क्या कहोगे इस काशी तमिल संगमम में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे आप मिले?
हमें बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोग्राम हुआ कल्चरल, हमारा ये जो इवेंट हुआ ये बहुत ही अच्छा था। ये इसमें हमें अलग अलग लोगों से हमें मिलने का मौका मिला, और जो ये इवेंट हुआ ये काफ़ी अच्छा था, लोगों को समझने का मौका मिला। ये इवेंट जो हुआ है इसमें हम लोगों को तमिल के बारे में बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, और भी हम भी दूसरे तमिल हैं वहाँ पे जाना चाहते हैं, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बस हमें वो लोग आए, हमें उनसे इंटरेक्शन किया हमने दूसरे स्टूडेंट से, और हमें भी मौका मिले कि हम लोग भी वहाँ जाए, वो लोग भी हमसे इंटरेक्ट करें। हमें लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं है, पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत, कल्चरल प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं लैंग्वेज समझ नहीं आ रहे, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। सो वी आर जस्ट एंजॉयिंग। आप तो अर्ध शिक्षक हो और छात्र भी, टीचर्स आए हैं, क्या कहोगे? जी हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर, तो यहाँ पे हम लोग टीचर से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। एकेडमिक सेशन भी हुआ था, BHU के टीचर्स आए थे और IIT मद्रास और BHU के टीचर्स जो वो मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो अच्छा लगा मिलकर। और ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं इससे जो कल्चरल नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है, और हम लोग भी उनके कल्चर को जान रहे हैं, वो लोग हमारे कल्चर को जान रहे हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा अगर हमें वहाँ जाने का मौका मिले। हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि किस प्रकार से हम काशी तमिल संगम से भारत में, मतलब जिस प्रकार हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, हम काशी और तमिल के बीच का जो हमारा बॉन्ड है उसको हम इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस चीज को जान सकती है कि हमारे भारत का सांस्कृतिक धरोहर किस प्रकार से मजबूत है। तो हमें इस तरह से यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया कल्चरल प्रोग्राम देखकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मनोहर था। ये जो सोच है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, वो ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और टीचर्स भी जो अभी टीचर बनने की प्रक्रिया में हैं, वो भी अपने इन अध्यापकों से मिलकर, जो तमिलनाडु से आए थे इस नमो घाट पर, इनके मन में भी यह है कि अभी तमिलनाडु जाएं और यहाँ पे जो सीख रहे हैं उसको और ज्यादा अपने आंखों से देखें, अनुभव करें। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, नमो घाट, वाराणसी। ये प्रसिद्ध खेल नगरी मेरठ से बड़ी खुशखबरी आई है। मेरठ के बल्लेबाज समीर रिजवी को IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 करोड़ 40 लाख की बोली लगाकर खरीदा है। जैसे ही खुशखबरी सुर्खियां बनी, वैसे ही लाल कुर्ती में समीर रिजवी के घर जश्न मनाने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि समीर रिजवी को बेस प्राइस से 44 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया है। 8 करोड़ 40 लाख में बिकने के साथ ही समीर रिजवी अनकैप्ड प्लेयर की टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। बता दें कि समीर रिजवी ने T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार्स के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे और 9 पारियों में 2 तूफानी शतकों की मदद से 455 रन बनाए थे। और अंत में एक नजर आज की 20 बड़ी खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र में 14 बैठकें की गई, 18 बिल चर्चा की गई, 61 घंटे 50 मिनट तक काम किया गया, उत्पादकता 74%। संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन राज्यसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल किया गया पेश। तीनों बिल लोकसभा से पहले ही हो चुके थे पास। राज्यसभा में कल टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 हुआ पास। संसद की सुरक्षा में टूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा कि हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिया न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भेजा निमंत्रण। 24 भाषाओं में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की हुई घोषणा। 9 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया जाएगा ये पुरस्कार। भारतीय कृषि संघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह। पिछली बॉडी में संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अनीता शोराण को हराया है। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की महिला पहलवान साक्षी मलिक ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संन्यास लेने के अपने फैसले का किया ऐलान।
मायावती ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, बसपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस मुद्दे पर बयानबाजी करने वालों को आड़े हाथों लिया। योगी सरकार की नई आबकारी नीति को एक्साइज कमिश्नर ने किया स्पष्ट। राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए हैं कई उपाय, फिर भी नहीं बढ़ेगी शराब की कीमतें, बढ़ेगा आबकारी का राजस्व। ज्ञानवापी मामले में एसआई सर्वे को लेकर आज दरअसल कल फैसला नहीं आया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी 2024 को होगी। मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति की वजह से जिला जज ने ये फैसला लिया है। शिखर पान मसाला के कानपुर की टीपी नगर यूनिट में जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। जीएसटी के असिस्टेंट कमिश्नर की अगुवाई 15 से 20 सदस्यीय टीम ने जीएसटी चोरी की कई सूचनाओं पर की छापेमारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग है तैयार, घबराए नहीं, नया वेरिएंट है काबू में। देश में राम भक्तों को ज्यादा से ज्यादा रामलला के दर्शन कराने के लिए भारतीय रेलवे 1000 विशेष ट्रेनिंग चलाएगा। 19 जनवरी से अयोध्या के लिए ट्रेनें रवाना होंगी और 100 दिनों तक संचालन जारी रहेगा। अयोध्या के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए मार्गों पर निर्देश पट्टिकाएं लगाए जाने के दिए गए निर्देश। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए तमिल, तेलुगु जैसे भाषाओं में लगाई जाएंगी पट्टिकाएं। रायबरेली में प्रसाद खाकर 72 लोग हुए बीमार। खाद्य विभाग की टीम ने सामग्री का सैंपल लिया, सैंपल जांच के लिए भेजा। पंचामृत बनाने के लिए कई लोगों से ली गई थी सामग्री। डीजीसीआई ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी और खांसी के कफ सिरप के इस्तेमाल पर बैन लगाया। दवाओं का लेबल किए जाने का आदेश दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में संपन्न हुई। इस अवसर पर लोगों को शपथ दिलाई गई। उपस्थित लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शीतलहर के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में कंबल खरीदने के योगी सरकार ने दिए निर्देश। 72 जिलों ने कंबल क्रय की प्रक्रिया पूरी की। 3 जिलों में खरीद न होने से डीएम से मांगा गया जवाब। गैंगरेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा। कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। पॉस्को न्यायालय ने सुनाई सजा। 2023 में हुआ था नाबालिग से गैंगरेप। सैदपुर थाना क्षेत्र का था मामला। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।